एक कमरे में एक लड़की, जिसको कई डॉक्टरों ने दबा कर रखा था, उनसे बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसकी चौड़ी, उभरी हुई आंखें और पीला, मुरझाया हुआ चेहरा जिसके कारण उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था, वो कोई और नहीं फिल्म स्टार निशा रावत थी, जो कभी एक टॉप स्टार थी। नौकरानी ने कहा, ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारा पहली बार है ना? उस पर छींटाकशी करते हुए नौकरानी की नज़र निशा के उभरे हुए पेट पर टिकी हुई थी जो अब दिखने लगा था। उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम हिलो नहीं तो तुम अपने खून के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दोगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम हमारे लिए बेकार हो जाओगी और तुम मिसेज रॉय के रूप में अपने हक को गुड बाय कह सकती हो। तुम्हें और क्यों लगता है कि हम तुम्हें ऐसे फालतू में क्यों खिला पिला रहे हैं? अचानक एक बड़ी सुई निशा के हाथ की नाड़ी में फंसा दी गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली ताकि खून सुई की ओर बहने लग जाए जब तक कि वह खून उसके शरीर से बाहर नहीं निकल गया। जैसे ही उन्हें खून की जरूरत थी, डॉक्टर खून निकालकर तुरंत चले गए। नौकरानी तुरंत उनके साथ नहीं गई, इसके बजाय वह बिस्तर पर पड़ी औरत के पीले और रंगहीन चेहरे की जांच करने के लिए चली गई। नौकरानी ने निशा के चेहरे पर थूकते हुए कहा, मूवी स्टार माय फुट, अपनी तरफ देखो, अब तुम बस केवल एक ही रोल कर सकती हो, एक लाश का। वह पहली बार में ये कभी नहीं समझ पाई कि उनके मालिक ने उसके उस मनहूस चेहरे में क्या देखा। कमरे में सन्नाटा छाने से पहले दरवाजा बंद होने की आखिरी आवाज आई थी। निशा ने अपना एक कमजोर हाथ उठाया और थूक से सना हुआ अपना चेहरा साफ किया। वो फिर से शांति में लौट आए और ऐसे ही दिन ब दिन अपनी इस लाइफ के खत्म होने का वेट कर रही थी, क्योंकि उसके पास इसे खुद खत्म करने की ताकत नहीं थी। उसने अपने पेट को अपने हाथों से सहलाया और बोली, मैं बिल्कुल नहीं डरती। मेरे पास अभी तुम हो, मेरे पास अब भी तुम हो। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे क्रूर एरिया के रूप में जानी जाती थी, लेकिन इसकी क्रूरता अभी भी उस आदमी के आसपास भी नहीं पहुंची थी जो कहता था कि वो उससे प्यार करता है। टीवी इस साल के अवार्ड सेरेमनी की स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसमें एक आदमी और औरत एक दूसरे को गले लगाते ही खुशी के आंसू रोते हुए देखा। उन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। उनकी जीत उनकी सोशल स्टेटस के लिए एक और बढ़ावा थी, वह अब वर्ल्ड फेमस सुपरस्टार थे। यह उनकी जनरेशन के सुपरस्टार थे, उसका पति और उसकी मिस्ट्रेस। निशा ने स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले उस जोड़े को ठंड से देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि वह केवल 27 साल की थी, लेकिन वह पहले से ही थकी हुई लग रही थी, जैसे एक औरत जो अपने 30वें दशक में अच्छी तरह से पहुंच चुकी हो। उसकी स्किन लंबे टाइम से अपनी चमक खो चुकी थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। उसने सोफे को अपने हाथों से इतनी जोर से पकड़ा कि जिससे उसके हाथों की उभरी हुई नसें दिखती थीं और यहाँ तक कि उसकी अंगुलियों के पो भी सफ़ेद हो गए थे। उसकी सुंदर आँखें शुरू में सुस्त और बेजान थीं, लेकिन बाद में शांत होने से पहले नफरत से भरी हुई थीं। उसने अपने पेट के हल्के उभार को देखने के लिए अपनी आंखें नीचे की और बोली, मेरे बच्चे, तुम्हें पता है क्या? इस दुनिया में बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। उसने टीवी का रिमोट उठाया और म्यूट बटन को जरूरत से ज्यादा जोर से दबाया, जिससे टीवी की सारी आवाजें बंद हो गईं। उसने हार मान ली थी। पहले पागलपन के बावजूद उसने अपने भाग्य के सामने सरेंडर कर दिया था। वह अब मदद के लिए चिल्लाना नहीं चाहती थी और ना ही कोई एक्टिंग करनी थी। उसने मान लिया था कि यह 20 वर्ग मीटर का ये कमरा जीवन भर ही उसका घर रहेगा। अब यही ही उसकी जिंदगी थी। कमरे में सिर्फ एक टीवी था और उसमें लगातार 2 सुपरस्टार लव बर्ड्स के सीन दिखाए जा रहे थे। उसने खुद से कहा, फिर मेरा क्या? उसके बारे में क्या? मैं इस तरह क्यों जीना जारी रखूं, ताकि वह हर थोड़े दिनों में मेरा खून लूट सके। वह तब तक हंसती रही जब तक उसके आंसू नहीं निकल गए। ये निशा रावत थी, जो एक फिल्म स्टार थी, जो अब फीकी पड़ गई थी। वो ऋषभ रॉय की पत्नी और कोई ऐसा इंसान जो अब दुनिया के लिए मर चुका था, या शायद इन लोगों ने उसे पहले कभी एक इंसान के रूप में नहीं देखा था।
उसने अपने पेट को सहलाया, अपने होंठ हिलाए और बोली, शायद अब मैं केवल तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। ये सोचना मुश्किल था कि निशा सबसे होनहार एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिसने अपने करियर के पीक पर रिटायर्ड होने का फैसला किया। अफवाह ये थी कि निशा रावत ने एक अमीर और शक्तिशाली परिवार में शादी की। ये सच था कि हाँ, उसने ऐसे परिवार में शादी की, मुंबई सिटी की रॉय फैमिली में, एक ऐसा परिवार जिसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। उसने ऋषभ रॉय की मदद करने के लिए अपने सारे कनेक्शन, अपने तरीके और सालों से जमा हुए अपने पैसे का इस्तेमाल किया। जो ऋषभ एक्टिंग सर्कल में सबसे नीचे था, उसे ऊपर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उसने उसे एक नया सितारा बना दिया और उसने अपने शानदार एक्टिंग से पूरे रॉय परिवार का रोल भी निभाया। लेकिन एक बार जब ऋषभ रॉय को रॉय परिवार से सब कुछ मिल गया, तो उसने दुनिया के टॉप पर खड़े होकर निशा को अपने रास्ते में एक कांटे के रूप में देखा। ऋषभ ने रावी कपूर से कांटेक्ट किया और उससे एक रिश्ता बनाया। फिर इस बेशर्म जोड़े ने अपने अफेयर को कोई सीक्रेट नहीं बनाया। तभी कमरे का दरवाजा फिर से खुला। निशा ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो दरवाजे की तेज रोशनी से परेशान थी। उसने अपनी आंखों को फिर से बंद कर दिया और जब उसने उन्हें फिर से खोला, तो वह आदमी पहले से ही उसके सामने खड़ा था। निशा मुस्कुराए और खुद से कहा, देखो ये कौन है? ये और कौन हो सकता है? क्या ये बेस्ट एक्टर रॉय नहीं है, जिसने अभी हाल ही में टीवी में देखे गए इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीते हैं? उसने उससे पूछा, मिस बेस्ट एक्ट्रेस के पब्लिक अफेक्शन में शामिल होने के बजाय तुम यहाँ क्यों हो? ऋषभ ने निशा की बांह को कसकर जोर से पकड़ लिया, उसका चेहरा सीरियस था। थोड़ी देर बाद, हॉस्पिटल में, निशा को कई डॉक्टरों द्वारा एक ऑपरेटिंग टेबल पर जोर से दबाया जा रहा था। निशा ने जोर देकर पूछा, ऋषभ, तुम क्या कर रहे हो? उसने उठने की कोशिश की लेकिन डॉक्टरों ने उसे कसकर पकड़ लिया। ऋषभ उसकी तरफ आया, फिर वह उसके सामने झुक गया। वह उसके पेट को देखने से पहले उसके बड़े नुकीले हाथ ने उसके चेहरे को हल्के से हिलाया। वह पहले उसके हाथों से मुग्ध हो जाती थी, और उन हाथों की मिस्ट्रेस ने ही उसे नर्क में भेजा था। उसकी उंगलियां ठंडी थीं और उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा ठंडी थी। उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें ये जल्द ही पता चल जाएगा। याद रखना, बिल्कुल भी हिलना मत, नहीं तो तुम अपने पेट में पल रहे अपने बच्चे को भी खो सकती हो। निशा अचानक से कांप गई। उसने अपने मन में सोचा, वो क्या चाहता है? वो उसके बच्चे के साथ क्या करने जा रहा है? उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से में दर्द महसूस किया, उसकी हाथ की नस में एक सुई फंस गई थी। जबकि डॉक्टर ने उसे अपनी तरफ कर दिया। लड़ने के कारण निशा को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपने कपड़े कसकर पकड़ लिए, उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसके लाल होंठ कांपने लगे और उसने अपने मुंह में नमकीन स्वाद लिया। ये बताना मुश्किल था कि यह पसीना था या आंसू। वह बोली, मेरा बच्चा। उसका पेट अभी भी दर्द से ऐंठन कर रहा था। दर्द में उसने अपने दांत इतनी जोर से पीस लिए कि उसने अपने होठों को काट लिया। ये सिर्फ 6 महीने का बच्चा, सिर्फ 6 महीने का था। अगर इतनी जल्दी उसे बाहर निकाल दिया जाए तो उसके बच्चे का बचने का कोई मौका नहीं था। एक डॉक्टर ने ध्यान से पूछा, मिस्टर रॉय, क्या हमें आगे जारी रखना चाहिए? क्या हमें बच्चा रखना चाहिए या ऑपरेशन जारी रखना चाहिए? ऋषभ रॉय कोल्डली एक तरफ खड़ा हो गया। उसने अपने पतले होठों को फड़फड़ाते हुए ठंडे शब्द बोला, जारी रखो, सी सेक्शन करो। सी सेक्शन शब्द ने निशा को चौंका दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह इसे सहन नहीं कर सकी। एक शातिर बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाएगा, कोई इंसान अपने ही बच्चे को कैसे चोट पहुंचा सकता है? वह दर्द से अपने आप में ही लिपट गई। उसकी पीठ पर एक और तेज दर्द के साथ ऐसा लग रहा था कि उसे एनेस्थेटिक्स का इंजेक्शन लगाया गया था, जिसने उसके दर्द को कम करने में बिल्कुल भी मदद नहीं की। उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली और एक तरह से घूरने लगी, जो एक शिकायत के साथ मरने वाले की तरह ही थी। वह बोली, ऋषभ,
वो अपने अंदर बची थोड़ी सी ताकत के साथ संघर्ष करती रही, लेकिन अपने निचले शरीर को मुश्किल से हिला सकी क्योंकि एनेस्थेटिक्स का असर शुरू हो गया था। वो चिल्लाई, तुम मेरे बच्चे को क्यों चाहते हो? मुझे बताओ क्यों? ऋषभ करीब आया और अपने पतले होंठ उसके कान पर दबाते हुए कहा, निशा, मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं जो चाहता हूं वह बच्चा नहीं है, बल्कि गर्भनाल रक्त है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप रावी के जैसा है, तुम दोनों एक ही रेयर ब्लड ग्रुप के हो। मैं कुणाल को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम। ये कहते हुए उसने अपना सिर नीचे कर लिया, ये देखते हुए कि डॉक्टर ने निशा की त्वचा को एक स्केलपेल से काट दिया। निशा की मांसपेशियों में अचानक ऐंठन होने लगी, उसके चारों ओर अलग अलग मशीनरी के चलने की आवाजें आने लगीं। एनेस्थेटिक ने जल्दी में पूछा, एनेस्थेटिक काम नहीं किया, अब क्या करे? मरीज के पेट में पहले से ही कट था और अब खून की भी कमी हो रही थी। ऋषभ ने ऑर्डर दिया, सी सेक्शन करो। उसने कटे हुए मांस और बिखरे हुए खून को घूरते हुए देखा, उसे वैसे भी केवल गर्भनाल रक्त की जरूरत थी। निशा या उसका बच्चा जिए या मरे उसे कोई परवाह नहीं थी, वह दोनों वैसे भी किसी दिन मर ही जाएंगे। डॉक्टर ने निशा के पेट पर एक और कट लगा दिया। उसकी स्किन में चुभने वाली ठंड, उसके मांस के काटने का दर्द, हवा में खून की गंध, उसका कांपता शरीर और उसकी आवाज, चीखें पूरे कमरे में फैली हुई थी। आखिर में डॉक्टर ने खून से लथपथ बच्चे को बाहर निकाला तो उसके माथे पर पसीना आ गया। निशा ने अपनी कमजोर बाहों को फैलाते हुए अपने बच्चे को लेने का असफल प्रयास करते हुए अपनी आंखें खोली। वह रोते हुए बोली, बेबी, मेरा बच्चा मुझे दे दो, इसे वापस दे दो। उसके पास जो कुछ भी था वो सिर्फ उसके खूनी हाथों का जोड़ा था। वह सभी लोग मरे हुए बच्चे को तुरंत ले गए। तभी डॉक्टर चिल्लाया, अरे मरीज का बहुत खून बह रहा है। निशा का चेहरा नीला हो गया था, उसे देखकर डॉक्टर का चेहरा भी बदल गया था। उसके होंठ जो पहले गुलाबी थे और अब नीले हो गए थे, जैसे उसका सारा खून बह गया हो। उनकी आवाज फिर से आई, रोगी आरएच नेगेटिव है, हमारे पास अभी उस ब्लड ग्रुप का खून नहीं है। उद्धरण चिन्ह। निशा पूरी तरह से बेहोश हो गई थी और सारी आवाजें मिक्स रूप से उसके कान में तब तक बजती रही जब तक वह एक भनभनाहट में नहीं बदल गई और आखिर में बस सन्नाटा रह गया। जब वो बाद में जगी तो आकाश में पहले से रोशनी थी। उसने खालीपन से छत को देखा, उसकी उंगलियां धीरे से उसके पेट पर गई। उसे याद नहीं करना था क्या हुआ था, वह नहीं भूली थी क्या हुआ था। उसने अपना बच्चा खो दिया था, उसका बच्चा चला गया था। वह आखिर में एक नीला आकाश देख सकती थी जिसने उसे कई सालों से नहीं देखा था। तभी एक शांत आवाज ने उससे पूछा, तुम जाग गई हो? वह इस आवाज को अच्छे से पहचानती थी और इस आवाज ने उसे भयभीत कर दिया था। अगर रॉय परिवार में कोई उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज सकता था तो यह वही था। उस इंसान को देखने के लिए निशा साइड में मुड़ गई, उसकी आंखें अभी भी धुंधली थी। वह आदमी छाया में उसके सामने खड़ा था, उस पर डाली गई गर्म रोशनी में भी वो ठंडा दिख रहा था। वो उस ठंड पिघलना चाहती थी, लेकिन वो मौत से डरती थी। वो इसे सहना चाहती थी, लेकिन वो ठंड से डरती थी। वह शहर का सबसे कम एज का लॉयर कुणाल रॉय था। वह सच में बाकी परिवार के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपना दोस्त कभी नहीं बनाया था। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे बचाया? उस आदमी ने अपने होठों को बिना मेहराब के न ऊपर की ओर और न ही नीचे की ओर थपथपाए रखा और कहा, आरएच नेगेटिव, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास और कौन है? अगर कोई है भी, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन तुम्हें बचाएगा? निशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गले से शब्द बोले, मैंने तुम्हें नहीं बचाया था, तो तुमने मुझे क्यों बचाया? कुणाल ने कहा, मुझे बस तुम पर दया आती है। हालांकि उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसने उसके दिल में छुरा घोंप दिया। उसने पूछा, बेबी, मेरा बच्चा कहाँ है? आंसुओं ने उसका गला दबा दिया और वह रोते हुए बोली, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, क्या मैं? कुणाल बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ठंडे शब्द उस आदमी की जीभ से निकल गए। वह आगे बोला, यह एक लड़की है,
जो कि खून से लथपथ थी, जिसे उसकी माँ ने छोड़ दिया है और उसके पिता ने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया है। मैंने, यानी कि उसके चाचा ने, उसे दफना दिया है। निशा ने कहा, थैंक्स। उसने फिर से अपनी पूरी ताकत से अपने ऊपर ली चादर को जकड़ लिया। अपने सारे दाग धब्बों को ढकने के लिए चादर के अलावा वह बहुत शर्मिंदा थी। आखिरकार वो आदमी आगे आया। अंधेरे में उसकी स्पेशलिटी और ज्यादा जगमगा गई। वो ऋषभ से बहुत ज्यादा अलग लग रहा था। ऋषभ सुंदर और जेंटल था जबकि कुणाल कठोर और सीरियस था। कुणाल ने आगे कहा, कई महीने पहले रावी को गंभीर थैलेसीमिया का पता चला था, जिससे मुझे यकीन है कि तुम ये जानती हो। तब जाके ये सब निशा को समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ ऐसा क्यों किया। ऋषभ बस उसका खून चाहता था। उन्होंने बच्चे को सिर्फ गर्भनाल रक्त के लिए रखा था। यही कारण है कि उसने टाइम से पहले बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसके पेट को बेरहमी से काट दिया, बस उस औरत के लिए गर्भनाल रक्त इकट्ठा करने के लिए जिसे वह प्यार करता था। कुणाल ने चुपचाप सामने वाली औरत को देखा। वो उसे कांपते और उसकी मसल्स को तनाव में देख सकता था, लेकिन अब सब बेकार था। उसने आगे कहा, एक दयनीय इंसान में कुछ डिस्गस्टिंग होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद उसने उन शब्दों को निर्दयता से कहा और निशा को अपने बच्चे को खोने के दर्द का सामना करने के लिए बिस्तर पर एक मरते हुए इंसान की तरह अकेला छोड़कर चला गया। निशा ने अपने मन में सोचा, ठीक है, एक दयनीय इंसान में कुछ डिस्गस्टिंग होना चाहिए। मैं दूसरों से सिंपैथी के लायक नहीं हूँ, न ही मैं दया के लायक हूँ। टीवी में एक सुंदर कपल एक दूसरे के साथ खड़ा था, एक सॉफ्ट और जेंटल आदमी और एक मासूम और सुंदर औरत। दोनों साथ में स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी लग रही थी। निशा ने स्क्रीन को ठंडेपन से देखा, उसके लाल होठों को गहरी नफरत के साथ फुफकारते हुए कहा, धोखा देने वाला जोड़ा। जब वह एक बार फिर रॉय परिवार के पास गई, तो एक नौकर ने उसके पैरों पर एक सूटकेस फेंक दिया और कहा, मास्टर रॉय ने कहा कि तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। निशा बैठ गई और उसने अपना सामान उठा लिया, लेकिन वह वहां से जाने के बजाय अंदर की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। नौकर ने चिल्लाते हुए कहा, निशा, क्या तुम बहरी हो? क्या तुम नहीं समझती कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा है? नौकर ने एक बड़ी छलांग लगाई और उसने निशा के बाल पकड़ लिए। निशा ने अपना हाथ ढीला कर दिया और उसका सूटकेस खुला रह गया ताकि पता चल सके कि अंदर क्या था, उसके फटे पुराने कपड़े और कुछ सामान। इसने सरकाजम व्यू से उसे याद दिलाया कि लोग उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कैसे कहेंगे। लेकिन सच में, ऋषभ से शादी करते हुए, वह सच में कितनी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जब उसने जो भी पैसा कमाया था, वह ऋषभ को समर्पित कर दिया गया था ताकि वह अपने रिसोर्स को थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेस्ट एक्टर बना सके। और ऋषभ ने उसे कभी क्या दिया? रॉय परिवार ने उसे क्या दिया? यहाँ तक कि उन चीजों के साथ सूटकेस वह था जो वह अपने साथ लाई थी जब उसने पहली बार ऋषभ से शादी की थी, और फिर भी उन्होंने उसे दरवाजे से बाहर निकालने का सपना देखा था। उसने नीचे देखा और कपड़े उठाने के लिए अपना सिर नीचे किया, तभी एक बड़ा हाथ आया और उस हाथ ने उसे उठाया। उसने उसके कपड़ों की धूल थपथपाई, उन्हें मुड़ा और सूटकेस में डाल दिया। उसने महसूस किया कि उसकी नाक फड़क रही है और उसकी आंखों में धुंध जम गई है। इससे पहले कि वो उसे वापस निगल पाती, वो लगभग आंसू बनकर रह गई। उसने उन कपड़ों को अपने सूटकेस के टुकड़े में डाल दिया। जब वो उठी और अपना सूटकेस लेने गई, तो उस बड़े हाथ ने उसे पहले ही उठा लिया। फिर वह आदमी सूटकेस लेकर घूमा और ऊपर चला गया। निशा ने चुपचाप उसका पीछा किया। उसका हाथ आदतन उसके पेट के निचले हिस्से पर टिका हुआ था क्योंकि उसके गले का दर्द उसे अभी भी सता रहा था। लेकिन दर्द में रोने के बजाय उसने उसे और ज्यादा बोर कर दिया। नहीं, वह कभी इस बारे में बात करेगी कि यह कितना दर्दनाक था। उसने इस दर्द को वापस अंदर ही निगल लिया। कुणाल को एक हाथ से रोकते हुए नौकर अचानक कूद गया और कहा, मास्टर रॉय, आप ये क्यों कर रहे हो? मालिक उस औरत को घर से निकलना चाहते हैं। वह मेंटली बीमार है। या क्या आप उसे किसी को चोट पहुंचाते हुए देखना चाहते हैं?
कुणाल के होंठ आपस में चिपके रहे और वह बोला, तुम सबसे अच्छी तरह जानती हो कि वह पागल है या नहीं। वह जाएगी या रहेगी, ये पिता ही तय करेंगे। और उसके सादे लेकिन ठंडे स्वर ने नौकरानी को कंपा दिया, भले ही उनमें भावना का कोई संकेत नहीं मिला हो। उसने आगे कहा, मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम ऋषभ के कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बात कर सकती हो। निशा ने अपने कपड़ों के कोने को पकड़ते हुए नीचे देखा। उसके पतले हाथों पर उभरी हुई नसें और कई इंजेक्शनों के निशान थे। तभी दरवाजा खुला। कुणाल ने फर्श पर एक सूटकेस रखा और बिना रुके या फिर ऋषभ से बात करने के इरादे से बाहर चला गया। निशा ने सोचा कि उसने उससे क्या कहा था। उसने उस पर बस दया की थी। वो दरवाजे पर झुक गई और कुणाल को ऋषभ से बात करते हुए सुना। कुणाल ने गुस्से में कहा, मुझसे बकवास मत करो। मैं इसे सुनना नहीं चाहता। तुम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे और उसके बीच क्या हुआ था। ऋषभ, तुमने ही उससे शादी की थी, इसलिए ये कहना बंद करो कि वो पागल है, एक बहाने के तौर पर। ये बेकार लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस परिवार में हर कोई बेवकूफ़ है? लेकिन कुणाल की चेतावनी काम आई या नहीं, कम से कम उन्होंने उसे कमरे में बंद कर दिया था। यह शायद ऋषभ की उसे दूर करने की अब कोई नई प्लानिंग थी, क्योंकि उन्होंने उसके लिए खाना लाना बंद कर दिया था। अगर उसे प्यास लगे तो वह नल का पानी पीकर बच सकती थी, लेकिन अगर उसे भूख लगी हो, उसे अभी तक पता नहीं चला था कि उसे क्या करना है। सारी रात वह बुरे सपनों से घिरी रही जो उसे दर्द के लिए जगाते रहे और उसे वापस उनमें खींचते रहे। वो ये नहीं बता सकती थी कि वह जाग रही है या सो रही है, या पहले ही मर चुकी है। वो उठी, अपना पेट पकड़ने के लिए नीचे झुकी और उस हालत में रहते हुए पानी के लिए बाथरूम में चली गई। बाहर से दरवाजे की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने तुरंत लाइट बंद दी और बाथरूम में छिप गई। रोशनी बंद होने के साथ ही अंधेरे में दरवाजा खुल गया, जहां दरवाजे पर कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वो कहीं नहीं गए। एक औरत ने कहा, तुम इस औरत के साथ क्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि एक्ट्रेस और कुतिया से किसी कारण से उनके पास दिल होने की उम्मीद मत करो। अब ये औरत तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेगी। ऋषभ ने कहा, माँ, तुम्हें पता है कि मैंने उससे शादी क्यों की? वो करा उठा और बोला, परिवार में हमारी हालत के साथ, एक एक्टर होने के नाते मेरे पास इसे बदलने का एकमात्र मौका है। मैं जैसा रॉय हूँ, परिवार का सपोर्ट पाना आसान नहीं है। अगर यह बेवकूफ़ औरत नहीं होती, तो मैं आज जो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? उस औरत ने चुटकी ली और कहा, वह काफ़ी बेवकूफ़ है, नहीं तो वह अपनी जेब से तुम्हारी मदद नहीं करती। लेकिन अब क्या? तुमने अभी अभी रावी को बचाया और कपूर फैमिली पर बहुत बड़ा उपकार किया। एक बार जब हम उसके परिवार से जुड़ जाते हैं, तो हम अपने गोल्डन चांस को स्वीकार कर सकते हैं। बस, क्या होगा अगर उसे पता चले कि तुम शादीशुदा हो? ऋषभ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कौन कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ? जब तक मैं इसे स्वीकार नहीं करता, कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं शादीशुदा हूँ। ये तलाक के कागज से ज्यादा कुछ नहीं है, जो मुझे मिल गया। उसकी माँ अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह आगे बोली, तो अब क्या? वह अभी भी मिसेस रॉय है। ऋषभ ने कहा, माँ, आराम से सुनो। वह थोड़ा झुक गया और उनके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को कुछ भी सुनाई न दे। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वह गहरी नींद में सोया हुआ सोच रहे थे, वह पूरी तरह से जाग रहा था और यह सब सुन रहा था। दरवाजा फिर से बजा। माँ बेटे कमरे से चले गए। निशा अपने पसीने से लथपथ होकर बाथरूम से बाहर निकली। उसका चेहरा अब पहले से कहीं ज्यादा उदास था। उसने ऋषभ की कही बात याद की, माँ, मान लीजिए कि निशा पागल हो जाती है और कुणाल को मार देती है। क्या दादाजी अब भी उसे अपनी पोती बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? उसकी माँ ने कहा, तुम कुणाल को मारना चाहते हो? ऋषभ ने कहा, माँ, क्या तुम्हें भी यह नहीं चाहिए? रॉय परिवार के लिए मेरा एक वारिस होना ही काफ़ी है।
कैलाश रॉय ने लगभग जीवन भर तुम पर अत्याचार किया और उसका बेटा मुझे बड़ा कर रहा था। इस दुनिया में या तो वह या मैं हूँ। उसने आगे कहा, माँ, चिंता मत करो, मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली है। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने का इतना अच्छा मौका कोई मूर्ख ही बर्बाद कर सकता है। इन 2 प्रॉब्लम्स से निपटने के बाद हम आखिरकार रात को चैन की नींद सो सकेंगे। माँ और बेटे के बीच की बातचीत ठीक से हुई और निशा के कानों में पड़ी। वो हमेशा से जानती थी कि ऋषभ और रॉय परिवार के बाकी लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो इस तरह की क्रूरता के लिए सक्षम होगा। वो कुणाल को मारना चाहते थे और उसे बलि का बकरा बनाना चाहते थे। वो इतनी अंधी कैसे हो सकती है और भेड़ के भेष में ऐसे भेड़िए से प्यार करने लगती है। कोल्ड ब्लडेड का वर्णन करने के लिए एक शब्द भी नहीं था। वह इंसान नहीं था, वह जानवर है, वह शैतान है। उस रात आकाश में चांद खून की तरह एकदम लाल लग रहा था और नरक की तरह खूनी चांदनी अंधेरे को काट रही थी। घर अनजाने रूप से काफी शांत था और निशा जानती थी कि घर में क्यों इतनी शांति थी, क्योंकि ऋषभ ने अपनी मर्डर की प्लानिंग को अंजाम देने के लिए सभी को अलग अलग बहाने से घर से बाहर भेज दिया था। वह एक कोने में आ गई और खून से लथपथ अपने हाथ से अपना पेट ढंकने पर उसके माथे पर से पसीना निकल आया। एक एक्ट्रेस के रूप में उसने जो भी स्टंट किए थे आज वह सब उसके काम आ रहे थे। वह सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई और अपने दिल को मजबूत करते हुए नीचे फर्श पर कूद गई। दूसरी बार जब वह फर्श पर उतरी तो उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया और एक बफर के रूप में आगे की ओर झुक गई। इतना स्टंट करने पर उसके पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि वह लगभग हौंफने लगी। उसी समय किसी के नीचे जाने की आहट सुनाई दी तो वह फर्श से उठ खड़ी हुई। उसने अपने हाथ में कुछ गर्म और गीला महसूस करते हुए उसने नीचे देखा कि उसका हाथ खून से लथपथ है। उसकी पलकें फड़क गईं लेकिन फिर भी वह आगे की ओर भागी। उसने हल्के से दरवाजे पर टैप किया। शुक्र था कि दरवाजे को लॉक नहीं लगा हुआ था। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके पेट में दर्द होने लगा। निशा ने अपने पेट के घाव को एक हाथ से ढक लिया और दूसरे हाथ से उस आदमी को हिला दिया। उसने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, कुणाल, कुणाली। वो कांपती रही लेकिन कोई ऐसा संकेत नहीं मिला था कि वह जाग रहा है। इसी टाइम दरवाजा धीरे की आवाज से खुल गया और उसने ऋषभ को कहते हुए सुना, पर यह दरवाजा अभी भी बंद था। कुछ देर बाद फिर दरवाजे से आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे खोलने की कोशिश कर रहे हों। निशा अपने हाथ में कुणाल के फोन को जो साइड टेबल पर पड़ा था को अपने कांपते हाथ से उठाया। उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की लेकिन उनकी लाइन हमेशा बिजी रहती थी। जितना हो सके उतना शांत रहने के लिए उसने अपने मुंह पर हाथ फेर लिया ताकि मुंह से किसी भी तरह की आवाज न आए। आखिर में उसने कुणाल के फोन पर अमन राठौड़ का नाम ढूंढ लिया। हालांकि अभी उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उसने डायल की को दबाया, फिर भी दूसरी बार बजने पर उसने दरवाजे के नॉक के मुड़ने की आवाज सुनी। फिलहाल अभी उसके पास बस 2 रास्ते थे। एक, या तो बिस्तर के नीचे रेंगना, इससे किसी को नहीं पता होगा कि वह यहाँ थी, लेकिन उसके बाद उसे कुणाल की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे एक अपराधी के रूप में माना जाएगा जो न्याय से भाग गया था। उसने नहीं सोचा था कि वो इसे सहन कर सकती है। उसने किसी को नहीं मारा और जो कुछ भी उसने नहीं किया था उसे वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। इससे उसके पास बस दूसरा रास्ता बच गया। उसने चादर को हल्के से झटक दिया और अपने आप को उस आदमी के चारों ओर लपेट लिया जो अभी भी सो ही रहा था। उसके इतने करीब होने का उसका ये पहला मौका था। उसका शरीर बहुत गर्म था, यह उसके भावहीन चेहरे और उसकी कोल्ड पर्सनैलिटी से काफी अलग था। वो उससे डरती थी, लेकिन उस पल उसकी स्मेल ने उसे शांत कर दिया, भले ही उसकी आने वाली मौत इस सब की कीमत थी। बाहर का दरवाजा धीरे से खुल गया और वह लोग जल्दी ही कमरे के अंदर आ गए। जल्द ही उनके कदमों की आवाज बिस्तर के चारों ओर आकर आनी बंद हो गई और 2 लोगों की फटी फटी सांसें चल रही थीं। निशा ने कुणाल का नाइट गाउन जोर से पकड़ लिया।
इस आदमी की गर्मी ने उसकी स्किन को लगभग जला दिया। अगर वो कोई हरकत करती या आवाज करती तो क्या वह डर जाते? लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि ऋषभ पूरे 9 गज आगे जाकर भी उन दोनों को मार डालेगा। तभी चादर को एक कोने को उठा लिया गया। एक हाथ चादर के अंदर घुसा और उस हाथ ने उसकी पीठ को छुआ। यह एक गर्म हाथ था, लेकिन यह ऐसा लगा जैसे कि एक जहरीले सांप और रेंगने वाली मौत की तरह ठंडा हो। तभी उसे एक छुरा अपनी पीठ में घोंपने के बाद उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ। उसने एक शांत कर्कश आवाज की और पहले से ही अपने सफ़ेद हो चुके होठों को काटते हुए अपने दांतों को जकड़ लिया। लेकिन दूसरे छुरे के उसकी पीठ पर घोंपने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी लंबी, लटकन जैसी पलकों से आंसू गिर रहे थे। उसने अपने आप को इतना जोर से काटा कि उसके होठों से खून बहने लगा, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं की। उसके शरीर पर एक बार फिर चाकू से वार किया गया। शुरुआती ऐंठन के बाद उसका शरीर सुन्न होने लगा। उसने अपनी आंखें नीची कर ली, पलकें फड़फड़ाईं और उसे अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अचानक उसने सुना कि कोई बाहर से गुस्से में चिल्ला रहा है, कुणाल, तुम इतनी देर से मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हो? ऋषभ के हाथ से चाकू जमीन पर जा गिरा। हड़बड़ाकर उसने चादर को ढांक दिया और भाग गया। इस बीच अब निशा इस दर्द को और ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकी और इस तरह उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। बाद में निशा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो अभी कहाँ है ये देखने के लिए धीरे से उठ बैठी और रूम की लाइट ऑन की। यह एक 10 वर्ग मीटर का एक कमरा था। कमरे को मुश्किल से ही सजाया गया था और कमरे की दीवारों से पेंट उतरे जा रहा था। उसने अपनी टांगों को मोड़ा और अपना सिर अपने घुटनों पर टिका लिया। कुछ देर बाद वह उठकर कमरे में चारों ओर देखने लगी। उसे यहाँ आए हुए बहुत टाइम हो गया था। इस छोटे से कमरे में वह और उसकी माँ रहते थे। वह वापस आ गई थी, जैसे कि उस पल में टाइम रुक गया हो, लेकिन वह जानती थी कि सच में उसने अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी थी, यहाँ तक कि अपनी पूरी एक जिंदगी। यह एक भ्रम की तरह था कि उसका रिबर्थ हुआ था और वह कभी भी इस पर विश्वास नहीं करेगी जब तक कि उसने खुद इसे नहीं देखा है। लेकिन उसके पिछले जीवन में क्या हुआ था? हाँ, उसके पिछले जीवन उसे नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि वो मर चुकी थी और वो श्योर थी कि ऋषभ अब और आसानी से नहीं रह पाएगा। जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई वह बहुत ही संदिग्ध था और कुणाल, जो कि इतना होशियार था, बिना किसी संदेह के इस पर गौर करेगा। अब तक वह अभी भी यह मानने से हिचक रही थी कि वो वापस आ गई है। वह वापस अपनी 20 साल की उम्र में आ गई, जहां पर उसने शोबिज की दुनिया में अपने करियर में कदम रखा था। सिवाय इसके कि केवल एक ही हिस्सा जो उसके जैसा किसी को नहीं मिल सकता था, वह था छोटे सपोर्टिंग रोल या ड्रेसेस, या कभी कभी उसे खुद को खिलाने के लिए पूरे पैसे भी नहीं दिए जाते थे। जो लोग सोचते हैं कि एक एक्टर होना एक वरदान है। इतना ही नहीं, 24 घंटे काम करना, चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों न हो, मुश्किल से खत्म होता है। एक स्टार की तरह दिखना और फिर भी ओरिजिनल लाइफ में इस तरह एक जर्जर घर में रहना और फास्ट फूड खाना। और इससे भी बदतर, उसके जैसे लोग जो फेमस या उनके पास बैकग्राउंड नहीं है, वह असल रूप से मौत के मुंह में जा सकते थे। उसने नीचे अपने साफ पैरों को देखा। उस उम्र में उनका पूरा शरीर बिना मेकअप के जवानी और एनर्जी से भरा हुआ था, यहाँ तक कि उसके पैर की उंगलियां भी परफेक्ट दिखती थीं। लेकिन जवानी ही उसके पास सब कुछ थी। वो पहले से ही फालतू के जीवन की आदी हो चुकी थी, जहाँ कपड़े पहनने से लेकर खाने तक हर चीज़ की मदद से देखभाल की जाती थी। अब वो लगभग भूल ही गई कि अकेले जीवन कैसे जीना है। एक पल के लिए उसने एक सिंपल इंसान होने के नाते शोबिज छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसने अपनी पिछली लाइफ में बहुत कुछ सहा था और बहुत ज़्यादा सहा था। धीरे से अपने चेहरे को सहलाते हुए उसने सोचा, क्यों नहीं? आखिर उसके पास ब्यूटी और एक्टिंग टैलेंट था, फिर क्यों नहीं वह एक बेहतरीन स्टार बनेगी? वह सक्सेस की पीक पर पहुंचेगी और वहां से नीचे ऋषभ और रावी की तकलीफों को देखेगी। उसने अपना हाथ अपने पेट पर टिका दिया, जहां कोई निशान नहीं था और कोई दर्द नहीं था। ठीक है,
वो भूल गई कि उसने अपने लाइफ को फिर से शुरू कर दिया है। वो केवल 20 वर्ष की है और अभी तक फेमस नहीं है, लेकिन एक दिन वो होगी फेमस। अपनी 18 की उम्र से वह रोल निभा रही थी। हालांकि वह बड़े नाम नहीं थे, लेकिन वो उसकी लास्ट लाइफ की तुलना में शिखर की ओर हर कदम पर उसके लिए मजबूत नींव का निर्माण करेंगे। वो फिर से लेट गई और सो गई। वो उन रातों की गिनती खो चुकी थी कि वो कब इस तरह से उठी थी। फिर भी वह अपने उस बुरे सपने से डरी हुई थी जहां उसने अपने शरीर में ठंडे चाकू को बार बार मारते हुए, उसकी स्किन को काटते हुए, उसके मांस को हिलाते हुए, उसके खून को बहाते हुए देखा। उसने अपने शरीर को सिकोड़कर खुद को महसूस कराने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। अगला दिन निशा के रूम का दरवाजा खुला और एक छोटे बाल वाली औरत अंदर आ गई। हालांकि उसके बाल इतने छोटे थे कि वो सीधे खड़े हो सकते थे और उसकी हरकतें भी खुरदरी थी। उसकी छाती भले ही सपाट थी, लेकिन फिर भी ये बताना मुश्किल नहीं था कि वो एक औरत है। वो औरत बोली, आह, मैं थक गई हूँ। वो वहाँ पास ही पड़े छोटे पुराने सोफे पर पसर गई और उसने अपने पैरों से आने वाली बदबू के बारे में सोचे बिना अपने शूज उतर दिए। वैसे भी वह खुद भी इस बदबू को नहीं सूंघ सकती थी। निशा घर के बने नूडल्स का बाउल भरकर किचन से ले आई, लेकिन उस औरत को देखकर वो चौंक गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह फुसफुसाई, दिशा। वह छोटे बाल वाली औरत अचानक से खड़ी हो गई। उसने निशा के हाथ से कटोरा ले लिया और बोली, निशा, मेरे लिए इंस्टेंट नूडल बनाकर तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है ना? जल्दी दो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। जैसे ही दिशा ने नूडल्स के कटोरे को अपने करीब ले गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई जैसे कि उसने कुछ अजीब देख लिया था। उसने पूछा, निशा, तुम खाना भी बना सकती हो क्या? क्या ये खाने लायक भी है क्या? निशा ने अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटा। अपनी कम एज में उसे और उनकी मां को जिन मुश्किलों से गुजरना पड़ा था, उसके बावजूद वह एक आसान इंसान नहीं थी। अपनी मां की मौत के बाद के सालों में उसने कम से कम अपना ख्याल रखना सीख लिया था, लेकिन उसने जो खाना बनाया था वह खाने के लिए ठीक था और किसी भी तरह से स्वादिष्ट नहीं था। दिशा ने कहा, बस अभी तो ये मुझे दे दो, ये कुछ नहीं से तो बहुत बेहतर है। वह बैठ गई और उसने नूडल्स का कटोरा पी लिया। उसकी आंखें नूडल्स के कटोरे को पीने पर चमक उठीं। वह बोली, वाह, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। निशा, तुम कब से इतने टेस्टी नूडल्स बनाने लगी हो? निशा ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। वह मुड़ी और रसोई में वापस चली गई। फिर उसने गैस ओवन जलाया और एक बार फिर नूडल्स का एक बाउल पकाया। उसकी हरकतें एक रोबोट की तरह थीं। जब उसने ढक्कन हटाया तो बाहर निकल रही भाप ने उसकी आंखों को लगभग जला दिया। उसने अपनी आंखों को तुरंत रगड़ा और फिर नूडल्स को बर्तन में डाल दिया। कभी कभी वह सोचती थी कि जब उसकी माँ अभी भी जिंदा थी तो उसकी माँ उसे कितना प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती थी। हालांकि वह सिंगल पेरेंट्स की बच्ची थी, फिर भी उसकी एक माँ थी जो उससे इतना प्यार करती थी कि उसे कभी भी खुद खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक तंग बजट के बावजूद उसकी माँ ने उसे हमेशा उसकी थाली में गर्म खाना और कपड़े के साथ एक अच्छी लाइफ दी थी। बाकी बच्चों की तुलना में वह बिना किसी कमी के बड़ी हुई। उसने एक प्लेट में नूडल्स निकाले और उस पर एक उबला हुआ अंडा परोसा। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थी, जैसे कि उसकी आंखें अभी आंसुओं से भर जाएगी। उसने अपने आप से वादा किया, नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं रोएगी वो। लेकिन अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो 2 साल पहले वापस जाने पर भी वह क्या कर सकती थी? उसकी माँ अभी भी बीमार होगी, एक ऐसी बीमारी से जो ठीक नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने कहा कि यह बीमारी निशा के जन्म से हुई थी और इसके बाद यह और भी बदतर होती गई। यह एक चमत्कार था कि उसकी माँ तब तक जिंदा रही थी। निशा जानती थी कि केवल एक माँ के रूप में, जो बेटी के बारे में चिंतित थी और उसे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, कि उसकी माँ एक एडल्ट होने तक उसे संभालने में सक्षम थी। तभी तक उसकी माँ जिंदा रही, उसके बाद वो अनिच्छा से अपने भाग्य के आगे झुक गई। निशा तब सिर्फ 17 साल की थी,
फिर भी एक स्टूडेंट थी। उसकी सुंदर अपीयरेंस के कारण उसे आर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिट कराया गया था, जिस पर उसकी मां को अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा गर्व था। उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया और उसकी लाइफ कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वह अपनी बेटी को पूरी एजुकेशन देगी। निशा अपनी ट्यूशन के लिए पार्ट टाइम काम करने को भी वह बहुत बड़ी थी। अपनी मां को ठीक करने के लिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उसने बाकी लोगों के डबल के रूप में खतरनाक स्टंट करते हुए, एक्स्ट्रा खेल खेलने वाली अनेक शूटिंग साइटों से उधम मचाते हुए जितना ज़्यादा संभव हो सके उसने उतने ज़्यादा काम किए। पर उसे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख था कि वो अपनी मां को नहीं बचा पाई थी। और जिस बात ने उसे सबसे ज़्यादा दिलासा दिया वह ये थी कि उसने जो कमाया उससे उसकी मां को उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ा। वह शांति से मर गई थी, बिना किसी शिकायत के साथ। निशा को पता था कि उसकी मां सिर्फ उसके लिए चिंतित है, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना था और खुद को एक बुरे अंत तक पहुंचा दिया। कभी कभी वह सोचती थी कि क्या उसके साथ अलग बिहेव किया जाएगा। यदि उसकी मां अभी भी यहाँ होती तो उसे एक पागल कुत्ते की तरह नीचा दिखाने के बजाय क्या उसके साथ अलग बिहेव किया जाएगा। हो सकता है कि वह अपने ही शरीर को खुला हुआ देखने के भाग्य से बच जाए और उसके बाद उसके केवल 6 महीने के बच्चे को ले जाया जाए। उसे खुद को दफनाने का भी मौका नहीं मिला। और उसने अपनी पिछली लाइफ में केवल एक चीज़ सही की, वह हो सकती है कुणाल के लिए चाकू का वार खुद पर लेना। कुणाल, हर बार जब भी वह उसके बारे में सोचती थी तो उस आदमी ने उसके दिमाग में अजीब तरीके से हलचल मचा दी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह उसकी मौत की खोज पर वह कैसे रिएक्शन देगा। लेकिन ये सब अतीत में था। उसे अब एक और लाइफ दी गई थी और उसे एक औरत के सबसे अच्छे सालों में वापस लाया गया था। दिशा दूसरे कमरे से चिल्लाई, निशा, क्या तुम्हारे पास एक और बाउल है? उसने अपना कटोरा टेबल पर रख दिया और फर्ज बोली, यह मेरे लिए काफ़ी नहीं है। और नूडल्स डालो, डबल नहीं, ट्रिपल करो, ट्रिपल। निशा अपने ख्यालों से बाहर आए और बोली, समझ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और नूडल्स दिशा के पास ले आई। दिशा ने बाउल लेते हुए कहा, थैंक्स। उसने एक कटोरी ली और बेहुदा तरीके से चबाना शुरू कर दिया। उसने लगभग अपने नंगे पैर टेबल पर रख दिया। कोई मोज़े नहीं, इसलिए शायद यही उसकी खासियत है। दिशा ने देखा कि निशा उसे घूर रही है। उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? उसने नूडल का एक कतरा घिसा और निशा के चेहरे को छूने के लिए कटोरा नीचे रखते हुए कहा, मेरे लिए मत गिरो, बेबी। मैं माना काफ़ी सुंदर दिखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसी औरत हूँ जो आदमियों को पसंद करती है, तुम जानती हो। और अगर तुम अपना नाम कमाना चाहती हो तो तुम्हें इस कोठरी से बाहर आना पड़ेगा, समझी? निशा ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, इसे रोको अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने हाल ही में कुछ वज़न बढ़ाया है। दिशा ने उसकी बात से इनकार करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उसने अपने ही चेहरे को छुआ और कहा, मैंने नहीं किया। मैंने कुछ वज़न खो दिया, सच में। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसके इनकार के बावजूद उसने मेज पर रखे हुए अपने नूडल्स के 3 कटोरे के लिए अचानक अपनी भूख खो दी। निशा अपने लिए कुछ पकाने के लिए रसोई में वापस चली गई और उसकी आंखें बाहर खड़ी दिशा पर पड़ी। उसने खुद से कहा, दिशा, ये बहुत अच्छा है कि मैं जिंदा हूँ और तुम भी जिंदा हो। दिशा एक अनाथ थी जो निशा से 10 साल की उम्र में मिली थी और वह तब से उसके साथ रह रही थी। दिशा ने निशा की मां को अपनी मां और निशा को अपनी बहन के रूप में देखा। वो एक सिंपल लड़की हुआ करती थी जो दूसरों से अलग नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई वह और ज़्यादा मर्दाना होती गई। क्योंकि दिशा जानती थी कि केवल वही अपने परिवार, अपनी कमज़ोर मां और छोटी बहन की रक्षा कर सकती है, इसलिए उसने एक आदमी की स्थिति में कदम रखा। जब निशा ने पहली बार शोबिज में अपना करियर शुरू किया तो दिशा ने एजेंट की नौकरी ली, भले ही वह इसे पसंद नहीं करती थी, और उसके लिए मौके की तलाश शुरू कर दी। निशा के कुछ सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल करने के बाद जब उनका जीवन बेहतर होने लगा तो दिशा एक ऐसे इंसान से मिली जिसने उसके बाद उसकी भूमिका निभाई,
ठीक उसी तरह जैसे ऋषभ ने निशा की लाइफ में अपनी भूमिका निभाई और बाद में 25वीं मंजिल से कूदने के बाद उसकी मौत हो गई। जैसे जैसे निशा ज्यादा फेमस होती गई, उसने उस प्लेबॉय को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। उसने अपने नेटवर्क का उपयोग उसे एक भिखारी से भी बदतर जीने के लिए किया। लेकिन इससे उसे कुछ मदद नहीं मिली, क्योंकि दिशा मर गई थी। वो यहाँ फिर दोबारा उसके साथ नहीं होगी। उसने अपनी माँ और फिर अपनी बहन को खो दिया था और आखिर में उसने खुद को भी खो दिया। लेकिन अब सौभाग्य से दिशा अभी भी यहाँ थी। वह जिंदा थी और वह अभी तक उस प्लेबॉय से नहीं मिली थी। बेशक निशा उस प्लेबॉय को इस बार दिशा के करीब आने का मौका नहीं देगा। अगर उस आदमी ने दिशा के पास फिर से कदम रखने की हिम्मत की तो निशा ने कसम खाई कि वो उसे मार ही डालेगी। निशा रसोई से नूडल्स का एक कटोरा लेकर बाहर आई। यह अभी भी नूडल्स का कटोरा था। उसे बहुत भूख लगी थी लेकिन वह ज्यादा खाना नहीं चाहती थी। वह शायद ही कभी ज्यादा खाती थी, इसलिए नहीं कि वो एक डाइटिंग पर थी, लेकिन वह इस तरह पैदा हुई थी कि जिससे कई लोग जेलस होंगे। कुछ लोग आसानी से और स्वाभाविक रूप से वजन बढ़ाते हैं, भले ही वह सिर्फ पानी पीते हों। लेकिन वह अलग थी, उसने हमेशा अपना वजन एक दायरे में रखा। जब तक वह 26 वर्ष की थी, तब भी वह लगभग 44.5 किलोग्राम था। निशा ने मुंह भर भर के खाया। उसकी झुकी हुई पलकों ने उसके गालों पर एक हल्की छाया छोड़ दी। दिशा ने पूछा, निशा, क्या तुम अभी भी कोई स्टंट डबल का रोल लेना चाहती हो? उसने कटोरा उठाते हुए सूप की एक चुस्की लेते हुए पूछा, गौडमदर चली गई है और हमारे पास सिर्फ हम दोनों के लिए काफी पैसा है। क्या तुम्हें अभी भी स्टंट डबल का रोल चाहिए? ये बहुत खतरनाक होगा। निशा ने जवाब दिया, ये ठीक है, मैं इसे कर लूंगी। निशा ने अपने हाथ में चम्मच को कसकर पकड़ लिया। उसे याद आया कि यह स्टंट एक अलौकिक, शिष्ट दुनिया के बारे में एक शो के लिए था। स्टोरी की मैन लीड, रागिनी, एक सुपरस्टार बन गई, जैसा कि निशा को उसकी पिछली लाइफ से पता था। और कई चैलेंजिंग सीन थे जिनमें एक्टर को हैंगिंग वायर के साथ बीच में लड़ना पड़ता था। हालांकि रागिनी ने कभी खुद कोई स्टंट नहीं किया क्योंकि उसे थोड़ा सा एक्रोफोबिया था। हालांकि शो को कई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और न ही वह स्टंट डबल के रूप में ज़्यादा प्राइस पाने में अफोर्डेबल थी। उसके फेमस होने के बाद ही पुरानी स्टंट स्टोरियों का खुलासा हुआ, जिसने उसके ज़्यादातर फैंस को जीत लिया। और उसका एक्टिंग टैलेंट तब जमा हुआ जब वो एक स्टंट वुमन थी। लेकिन अब वह 4 साल से ज़्यादा समय से एक्टिंग नहीं कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि क्या वह रूखी है, क्या उसके पास अभी भी एक एक्ट्रेस के रूप में टैलेंट है, या क्या वह इस रोल को जल्दी और आसानी से निभा सकती है। इस स्तर पर जब अभी उसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, उसने अपने रास्ते में अभी आने वाली सभी नौकरियों को स्वीकार कर लिया, चाहे कुछ भी हो। एक ओर वो सच में धन का यूज़ कर सकती थी, दूसरी ओर उसे जल्द से जल्द बड़ा स्टार बनने की जरूरत थी। दिशा ने निशा से पूछा, क्या तुम हार्डवर्किंग नहीं हो? वह बाहर आए और उसने निशा के गालों पर चुटकी लेते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो। उसने एक तरफ अपनी ठुड्डी को टिका दिया और फिर से कहा, तुम्हारे लिए इस तरह के चेहरे से रोल को न छाटने का कोई कारण नहीं है। निशा मुस्कुराए और उसकी आंखें चमक रही थीं। अपनी पिछली लाइफ में वह बहुत बुरी थी और उसने अपनी मां की मौत के बाद दिशा को बुरी तरह से दांत लगाए। कभी कभी दिशा को भी उसके लिए मिले काम पसंद नहीं आते थे, क्योंकि वह या तो एक्स्ट्रा थे या स्टंट। लेकिन वह ये कभी नहीं जानती थी कि इन रोल्स के लिए भी दिशा को कितनी भीख मांगनी पड़ती है। तुम्हारे बुरे व्यवहार का पूरा भोग तो तुम्हारा परिवार ही देगा। केवल आपका परिवार ही आपके अनुचित रूप से बुरे स्वभाव को सहन करेगा। जब आप एक्टिंग कर रहे थे तो केवल आपका परिवार बिना किसी निर्णय के आप पर मुस्कुराएगा। दिशा ने उदास होकर कहा, सच में, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। ये सब मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे लिए अच्छे रोल नहीं ढूंढ पाई। निशा ने अपना चम्मच नीचे रखा और अपना सिर दिशा के कंधे पर टिकाते हुए कहा, इट्स ओके, बेबी। मुझे यकीन है कि मैं एक दिन सुपरस्टार बनूंगी, है ना, मेरी बहन।
वो लंबे समय से अपनी बहन को फ़ोन करना चाहती थी। पहले तो वह कंजूस थी, फिर वह इन घटनाओं से दब गई जिसने उन्हें दोनों को अलग कर दिया। कई सेलिब्रिटी और उनके एजेंटों की तरह उनकी पुराना रिश्ता खो गया, जबकि उनका जीवन काम के बारे में बन गया। उसे कभी भी दिशा को अपनी बहन कहने का मौका नहीं मिला, तब तक भी जब तक कि बहुत देर हो चुकी थी, जब तक कि उस आदमी की प्रेमिका ने खुद को 25वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया और वह आखिरी इंसान भी चला गया जिसने सच में उसकी देखभाल की थी। दिशा ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसने नेकदिल तरीके से उसे दूर भगाया और निशा के चेहरे पर चुटकी लेते हुए कहा, तुमने ये कहाँ से सीखा? तुमने मुझे इतना भावुक कर दिया। या तुम अपने रोल में आने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल कर रही हो? निशा खड़ी हो गई और बोली, ठीक है, मैं बर्तन धो दूंगी। उसने टेबल साफ किया और किचन में चली गई। दिशा ने पूछा, वैसे निशा, तुम अचानक इतनी अच्छी तरह से खाना कैसे पका लेती हो? निशा ने जवाब दिया, अक्सर प्रैक्टिस खुद को कंप्लीट करती है। उसने अपनी झुकी हुई पलकों के नीचे दिखाई देने वाली फीलिंग्स को छिपाने के लिए उसने अपना सिर झुका लिया। दिशा के अपनी लाइफ करने के बाद हर बार जब निशा ने उसके बारे में सोचा, तो वह नूडल्स बनाती थी, एक कटोरा अपने लिए और एक दिशा के लिए, जब तक कि वह आखिर तक इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि वह चली गई थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। इस तरह उसकी खाना बनाने की कला में बहुत सुधार हुआ था। इसके अलावा जब उसने पहली बार ऋषभ से शादी की, तो वह एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ बनना चाहती थी और इसलिए उसने उसे एक के बाद एक डिश बनाने को सिखाने के लिए एक शेफ को काम पर रखा था। अपनी शर्तों पर एक अच्छी बहू बनने और ऋषभ रॉय को एक उभरता हुआ फिल्म स्टार बनाने में उसे 4 साल लगे। उसे उस आदमी के माध्यम से देखने में सक्षम होने में भी इतना टाइम लगा। हालांकि यह बहुत बुरा था कि वो अपने सच्चे प्यार के बजाय एक बदमाश से मिली थी। वो उनके अपार्टमेंट में बने छोटे से बाथरूम में चली गई, अपने कपड़े उतार दिए और उसने अपने पेट की जांच की। ये बिल्कुल चिकना, गोरा और बिना किसी निशान के था। उसे छूकर वो अभी भी अपने पिछले जीवन के टॉर्चर को महसूस कर सकती थी। आईने में उसका चेहरा था, उसकी 20 साल की उम्र में जवानी से चमक रहा था। ये किसी भी औरत के लिए खिलखिलाने की उम्र थी, जब वह बिना किसी मेकअप के भी नेचुरल तरीके से सुंदर थी। एक बार उसे फिल्म स्टार बनने के लिए ही पैदा होने के लिए सराहा गया था। उसके पास एक हथेली के आकार का चेहरा था जो कैमरों के नीचे बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाता था, और उसकी त्वचा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से अच्छी थी और 26 साल की उम्र में भी उसे उसी नेचुरल स्तर पर रखा गया था। केवल जब उसे बहुत ज़्यादा वज़न कम करने के लिए भूखा रखा गया था, तब उसने अपनी चमक खो दी थी। 5 फीट 4 इंचेस की ऊंचाई पर वह अपने साथियों के बीच न तो बहुत लंबी थी और न ही बहुत छोटी थी, और इसने उनके लिए किसी भी एक्टर के साथ जोड़ी बनाना आसान बना दिया। उसने एक पतली, अच्छी तरह से मैचिंग शरीर का भी दावा किया। कुछ लोग कहेंगे कि वह 8 सिर लंबी है, यह एक आइडियल स्टैंडर्ड है और वह किसी भी एंगल से और किसी भी ड्रेस में अच्छी लगती है। अपना चेहरा लहराते हुए वह अपना माथा दबाने के लिए आईने के करीब झुक गई और आईने में अपना रिफ्लेक्शन देखने लगी। उसने खुद से कहा, निशा, इस बार तुम अपने लिए लड़ रही हो। इस बार तुम पहाड़ की चोटी पर खड़ी हो जाओगे और उन लोगों को देखोगे जिन्होंने तुम्हें धमकाया था, तुम्हें चोट पहुंचाई थी और तुमसे झूठ बोला था। तुम अब अपना गर्व वापस ले लोगी। उसकी पलकों के नीचे से आंसू छलक पड़े। उसने अपने कपड़े बदल लिए। अगले दिन निशा दिशा के साथ सेट पर चली गई। ये रागिनी के लिए एक स्टंट डबल पार्ट था जो दिशा को उसके लिए मिला था। दिशा के पास उसके एजेंट के रूप में क्लियर प्रिंसिपल थे, वह एक डेंजरस रोल निभाएगी, जिसके लिए निशा सबसे आभारी थी। अपनी सेफ्टी के तहत निशा एक स्पॉटलेस रेप्यूटेशन बनाए रखने में अफोर्डेबल थी जब तक कि दिशा ने अपनी लाइफ खत्म करने का फैसला नहीं किया। उसे यह महसूस करने में बहुत देर हो चुकी थी कि यह कितना इम्पोर्टेंट था जब बाद में ऋषभ ने उसका अपमान करने के लिए नीचा दिखाया। दरअसल उसे शूटिंग सेट पर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। अतीत में यह उसका बैटल फील्ड था।
उसका दूसरा घर, जहां वह एक स्टार बन गईं। एक बार फिर सेट पर पहला कदम रखने पर उसने अपने अंदर फीलिंग का एक उछाल महसूस किया, उसकी नसों में खून खौल रहा था। उसने अपनी मुट्ठी बांधकर यह फैसला किया कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, हालांकि भले ही वह सिर्फ एक स्टंट डबल थी। डायरेक्टर के चिल्लाने की आवाज़ सेट पर गूंजी, डबल स्टंट बल कहाँ है? उसने अपनी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया और वह थोड़ा इम्पेशेंट लग रहा था। सीन के सबसे मुश्किल हिस्से में वायर शामिल था। ये मार्शल स्टंट आमतौर पर आदमियों द्वारा किए जाते थे, लेकिन रागिनी के दुबलेपन के साथ उनके डबल के रूप में एक आदमी को आसानी से पहचाना जा सकता था। डायरेक्टर परफेक्शन के लिए एक स्टिकुलर थे, इसलिए उन्हें एक स्टंटवुमन की जरूरत थी। लेकिन इस वायर सीन को जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर शूट किया गया था, इतनी ऊंचाई जो बहुत कम स्टंटवुमेन कर पाती हैं। निशा एक साधारण हाथ की तरह दौड़ी, वो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर टेंशन में थी। वह बोली, यहाँ सर। डायरेक्टर ने उसे ऊपर और नीचे स्कैन किया, क्या तुम्हें यकीन है? निशा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने इसे पहले भी कई बार किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। वह मुस्कुराए और उसकी शाइनी स्माइल उसके पहले से ही अट्रैक्टिव रूप को रोशन कर रही थी। डायरेक्टर खुद से बड़बड़ाया, उस सुंदर चेहरे के लिए यह एक तरह की बर्बादी है। वह बता सकता था कि लड़की एक सुपरस्टार बन सकती थी। आखिरकार उसके पास वह था जो सब पाना चाहते हैं, लेकिन बैड लक से उसे एक अच्छा मौका नहीं दिया गया था। एक टेक्नीशियन ने निशा की कमर पर वायर लगा दिया और उससे इसके टाइट के बारे में पूछा, ये ठीक है? निशा ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, ये ठीक है। जब उसने उन्हें फिर से खोला, तो वह ब्राइट रूप से मुस्कुराई, जैसे सूरज की रोशनी कमरे को रोशन कर रही हो। टेक्नीशियन थोड़ा हैरान था कि वो कितनी सहज दिखती थी, क्योंकि ज़्यादातर एक्ट्रेस और स्टंटवुमेन बीच में वायर से लटके होने से डरती थीं। उनमें से कोई भी नर्वस और भयभीत नहीं हो ऐसा नहीं लगता था। लेकिन वह अब भी कैसे मुस्कुरा सकती थी? और उसने अपना जवाब जल्द ही ढूंढ लिया। एक सेकंड के लिए निशा को हवा में 20 मीटर की ऊंचाई पर लटका दिया गया था, जहां उसे मार्शल मूव्स की एक कड़ी खत्म करने की जरूरत थी। एक हाथ में तलवार के साथ उसने अपनी खंजर जैसी आंखों से एक खतरे की हवा निकाली, हालांकि यह जरूरी नहीं कि एक डबल के लिए यह जरूरी ही हो। डेंजरस लुक या नीयत के बजाय ये सब कुछ तीखापन की तरह था। उसे उड़ते और पीछे की ओर हवा में झुकता देख कोई भी सोचेगा कि उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं लग रही थी। वह डांस में अच्छी तरह से टैलेंटेड हुई थी, क्योंकि वो छोटी लड़की थी जब उसे डांस करना सिखाया गया था। लंबे टाइम से उसे ऐसा फील नहीं हुआ था कि हवा में लटकाए जाने पर भी वेटलेस होने की फीलिंग। वह नहीं जानती थी कि दूसरे इसके बारे में कैसा फील करेंगे, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह पसंद है और उसने इसका आनंद लिया। जब वह नीचे उतरी तो उसके माथे पर पसीना मोती के रूप में निकल आया था। हालांकि उसने बहुत अच्छा काम किया। शुरुआती मुश्किल के बाद भी वह धीरे धीरे उस पर काबू पाने में कामयाब रही। इस डिफ़िकल्ट सीन के लिए उसकी एक्टिंग बिना किसी गलती के थी, यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल स्टंट एक्टर भी इसे बिना किसी गलती के करने में अच्छे नहीं हो सकते थे। डायरेक्टर उसकी एक्टिंग से बहुत खुश थे। उन्होंने उसके तरीके की भी सराहना करते हुए कहा, वेल डन। बाकी डायरेक्टर के अपोजिट, जो सेल्फी लेना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद करते थे, उन्होंने अब तक मुश्किल से अपना फ़ोन निकाला था। निशा ने पोलाइटली स्माइल करते हुए कहा, थैंक्स डायरेक्टर। उसका चेहरा जवानी और ग्लो से भर गया। उसके गालों पर रोशनी हल्की थी, जिससे उसकी रेशमी चिकनी त्वचा ब्राइट हो गई थी। वह एक नेचुरल ब्यूटी थी। उसे बैठने के लिए जगह मिली, उसने एक पानी की बोतल निकाली जो वह खुद लाई थी और पीने लगी। काम का पे बाद में दिया जाएगा, फिर वह दोपहर का भोजन कर सकती थी। एक वर्कर ने जल्दी से आकर कहा, हमें क्या करना चाहिए डायरेक्टर? हमें अभी अभी पता चला है कि नंदिनी दूसरे सेट पर एक और रोल के लिए चली गई। डायरेक्टर ने हैरानी से कहा, क्या? इस खबर ने आग में केवल तेल डाला, क्योंकि डायरेक्टर पहले ही दिन फिल्म की शूटिंग में आने वाली प्रॉब्लम से परेशान था।
वाया के सीन के सही ढंग से होने के बावजूद भी वह बाकी सभी इधर उधर की काफ़ी प्रॉब्लम के साथ एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर रहे थे। और यह नंदिनी, उसने क्या सोचा था कि वो उससे इस तरह दूर जा सकती है। उसके जैसे प्रोफेशनल में 0 लोगों को फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो सब सीधे ब्लैक लिस्ट में चले गए। असिस्टेंट ने बेचैनी से पूछा, डायरेक्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? सीन आज के लिए सेट किया गया था और हमने पहले से ही सब कुछ सेट कर दिया है, जो कि अगर हम इसे आज शूट नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ नहीं होगा। डायरेक्टर ने नाराज होकर अपने ही बाल खींच लिए। वो इधर उधर देखने लग गया और उसकी नज़र सेट साइड पर बैठी निशा पर पड़ी। उसने निशा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम यहाँ आओ। वह निशा पर चिल्लाया। निशा उठ खड़ी हुई। वह अपनी आंखें झपका रही थी और हैरानी में थी। वो खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, क्या यह मेरा स्टंट पार्ट फिर से है? लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि अभी थोड़ी देर के लिए मेरी बारी नहीं होगी? डायरेक्टर ने जोर देकर कहा, हाँ तुम यहाँ आओ। उन्होंने अपने शरीर को घुमाया और निशा के हाथ में कुछ पकड़ाते हुए कहा, जाओ और लाइंस को याद करो। अब ये रोल तुम्हारा है। निशा हैरानी से बोली, लेकिन डायरेक्टर, मैं। वो आगे एक शब्द भी बोल नहीं पा रही थी। वो तुरंत ही हैरान रह गई। आखिर ऐसा कौन करेगा? किसी एक को ऐसे ही बेतरतीब ढंग से चुनना और उसे केवल लाइंस को याद करने ऑर्डर देना, चाहे उसकी राय कुछ भी हो। फिर उसे याद आया कि वह कौन थी और उसने उस स्क्रिप्ट को हाथ में पकड़ लिया। वो अभी फेमस नहीं थी, न ही इस सिचुएशन में कोई उसके पास आने वाला था। वो अब कोई नहीं थी जो इस तरह के अवसर के लिए रोएगी। रोल चाहे जितना भी छोटा क्यों ना था, जहां वह अपना चेहरा दिखा सकती थी और अपना नाम क्रेडिट ले सकती थी, लेगी। इस इंडस्ट्री में एक नए टैलेंट और कुछ ज़्यादा नहीं की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टर ने सोचा उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी और उसको एक चिंता के रूप में देखा। वो केवल 20 साल की थी और आखिरकार इंडस्ट्री के लिए वह नई थी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो। उन्होंने और ज़्यादा नर्म और धीमी आवाज़ में उसे दिलासा दिया, तुम्हारे पास केवल बस कुछ लाइंस हैं और तुम्हें बस अपना चेहरा दिखाना है। तुम ठीक से कर लोगी। निशा ने कहा, थैंक्स डायरेक्टर। उसने राहत की सांस ली और डायरेक्टर की ओर देखकर मुस्कुराई। वो बस थोड़ी सी हैरान थी कि एक स्टंट डबल ने एक रियल रोल निभाया था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरी थी। उसने हाथ में रखे पेज को पढ़ा। जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था, इस नॉन ह्यूमन रोल के लिए केवल कुछ ही लाइंस थीं। कहानी अमर हीरोज पर बेस्ड थी, एक काफ़ी एडवेंचर ऑप्शन था। हालांकि यह शो हिट नहीं हुआ, लेकिन बाद में इस शो ने रागिनी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट करवाकर उसके करियर को बढ़ावा दिया। हालांकि इस शो ने जितने लोगों को बर्बाद किया था, उतने लोगों को बर्बाद कर भी दिया था। रोल के लिए उसे मैन लीड माहिरा के पालतू जानवर का रोल निभाने के लिए कहा गया था। कुत्ते या बिल्ली नहीं, बल्कि एक छोटे से गोल्डन रेशम के कीड़ों को, जो एक अंडे से आया था, जिसे माहिरा ने हासिल किया था। रोल में मुश्किल से ही कोई लाइन थी, सीन की तो बात दूर ही छोड़िए। उसे लास्ट लाइफ से अच्छी तरह याद था कि 3rd ग्रेड की एक्ट्रेस नंदिनी को ये रोल निभाना था, लेकिन उसने ज़्यादा लाइनों और एक्सपोजर के साथ इसे सेकेंड पार्ट के लिए छोड़ दिया था। यह एक राइट ऑप्शन था, कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति आखिरकार ऐसा ही करेगा। निशा के लास्ट लाइफ में एक अनक्लियर एक्ट्रेस द्वारा छोटे गोल्डन रेशम कीट का रोल निभाया गया था। इसे किसी मूर्ख की तरह दिखने के लिए खराब परफॉर्मेंस किया गया था। दरअसल नन्हा गोल्डन रेशम का कीड़ा अंगारों को जला रहा था। अगर निशा पूरी तरह से लास्ट लाइफ की तरह की होती, तो वह इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यह मौके से ज़्यादा रुकावट होगी। लेकिन निशा अब इनोसेंट, टैलेंटलेस न्यूकमर नहीं थी। उन सालों में उसने पागलों की तरह एक्टिंग की थी। एक स्टंट डबल से टॉप एक्ट्रेस में बदलाव सिर्फ रातों रात नहीं हुआ। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वो किसी भी तरह की रोल निभा सकती है, लेकिन वह जानती थी कि वो छोटे गोल्डन रेशम के कीड़े का रोल पूरी तरह से निभा सकती है। दिशा ने पूछा, क्या तुम इसे करना चाहती हो? उसने निशा की स्क्रिप्ट को पकड़ रखा था
उसकी भौहें एक साथ खींच रही थी जैसे वे लड़ना चाहते थे। उसने आगे कहा, निशा, ये हिस्सा बहुत मुश्किल है। ये तुम्हें आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। पूरी स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सीन थे जिनमें छोटे गोल्डन रेशम के कीड़ों को शामिल किया गया था और उसे इस कैरेक्टर की इनोसेंट को पूरी तरह से 5 लाइन में पूरी करने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि वह केवल गूंगी की तरह ही दिखे। इसे पूरा करने के लिए एक्ट्रेस को कैरेक्टर की स्टडी करने, समझने और लास्ट में एक्सप्लेशन करने की ज़रूरत थी। लेकिन वह छोटा गोल्डन रेशम का कीड़ा है। एक्टिंग टैलेंट एक तरफ, यहाँ तक कि एक चेहरे के एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से संभालने की ज़रूरत होती है। जो एक्ट्रेस एक्टिंग में अच्छी थी, वह इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने इसे अपने लेवल से नीचे देखा था, जबकि जो अच्छी नहीं थी, वह भी नहीं करेगी क्योंकि यह गड़बड़ होने पर और ही उल्टा होगा। दूसरे शब्दों में, ये किसी के एक्टिंग टैलेंट का क्लियर टेस्ट था। दिशा ने आगे कहा, हम इसे मना क्यों नहीं कर देते? वह नहीं चाहती था कि निशा ऐसा करे। वह सही रूप से जानती थी कि रोल निशा के लिए नहीं था, जैसा कि दिशा ने देखा था, वह लिमिटेड एक्सपीरियंस वाला एक रोल था। अगर वह इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकती थी तो उसे एक बेवकूफ़ माना जाएगा और बुरी रेप्यूटेशन उसकी मौत तक उसका पीछा करेगी। निशा ने दिशा को शांत करते हुए कहा, ये ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। उसने अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख दिया और आगे कहा, मुझे ये करना होगा। हमें किराया जल्दी देना है। अगर हमें कहीं से पैसा नहीं मिला, तो हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दिशा की आंखों में पानी आ गया। उसने निशा के लिए कभी भी अच्छे रोल हासिल नहीं करने के लिए खुद को गिल्टी महसूस किया। उसके लिए जो रोल मिले, वह या तो लेबर के थे या खतरनाक स्टंट। निशा या तो तार से लटकी हुई होती थी या ठंडे पानी में डूबी हुई होती थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, निशा। ये सब मेरी गलती है। निशा ने उसे शांत करते हुए कहा, ये ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरह से फेमस नहीं हुई हूँ। उसने दिशा के कंधे पर अपना सिर झुका लिया और कहा, चिंता मत करो, किसी दिन मैं उस रिस्पेक्ट को पाने के लिए ऊंचे मंच पर खड़ी होऊंगी जिसकी मैं हकदार हूँ। यह उसने प्रोमिस किया था। नहीं, उसने कसम खाई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उनमें एक अलग ही फीलिंग पैदा होने लगी। लेकिन उसने अपने दिल में सब कुछ दफन कर दिया। इस लाइफ की निशा पुरानी निशा से पूरी तरह अलग थी। उसने खुद से कहा, मैं सफल होऊंगी। मुझे सफल होना चाहिए। मैं अपनी रिस्पेक्ट, अपना स्टेटस और बाकी सब कुछ जो मेरा है, मैं उसे वापस ले लूंगी। मुस्कुराते हुए, उसने अपने की सामने स्क्रिप्ट खोलते हुए सोचा, किसने कहा है कि छोटे गोल्डन रेशम के कीड़ों को सिर्फ बेवकूफ़ भरे तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए बर्बाद किया गया था। यह एक सुपरनेचुरल दुनिया की कहानी एक आम औरत माहिरा के बारे में थी, जो एक छोटे कबीले से थी, जिसकी यात्रा अमरता की तलाश करने की थी। उस समय इस तरह के एक टीवी नाटक को शूट करने का यह एक अच्छा कदम था। लेकिन फंडिंग की कमी के कारण वह बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट नहीं कर सकते थे और उन्हें शो के मैन लीड के रूप में 2 उभरते स्टार रागिनी और वरुण के लिए समझौता करना पड़ा। कहानी तब शुरू हुई जब माहिरा ने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एंटर किया। शो में कई एपिसोड शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग कहानी सुनाई और उन्हें सीक्वल के लिए बचाकर लिखा गया था, भले ही आखिर में केवल एक सीजन की शूटिंग की गई था। हालांकि यह बेस्ट नहीं था, फिर भी इसने हाई रेटिंग हासिल की थी। बेशक इस शो ने कुछ एक्टर और एक्टर्स को और ज़्यादा फेमस बना दिया था। हालांकि वह ज़्यादा फेमस नहीं थे और ज़्यादातर ऑडियंस को उनके बारे में कम से कम पता था। अफसोस की बात यह थी कि उसका रोल, नन्हा रेशम का कीड़ा, केवल एक छोटा सा हिस्सा था और कुछ ही सीन के बाद उसकी मौत हो गई थी। निशा ने स्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। उसकी लाइंस आसान थीं, ये शरीर की लैंग्वेज और चेहरे के एक्सप्रेशन थे जो इस रोल की जान थी। वो इसे कैसे करेगी, इसके लिए सभी को वेट करना होगा और देखना होगा। किसी ने भी उन लाइंस को सेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचा था। डायरेक्टर ने चारों ओर देखा और निशा की तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा, तुम, हाँ तुम।
उन्हें तो उसका नाम भी याद नहीं था। निशा ने खुद की ओर इशारा किया और सोचा, क्या डायरेक्टर उससे बात कर रहा है। तभी डायरेक्टर को याद आया कि उसने कभी उसका नाम भी नहीं पूछा था। क्या इसलिए कि उसने कभी नहीं पूछा या कि वह भूल गया था? हालांकि यह वास्तव में मायने नहीं रखता था और किसी भी तरह वह नहीं जानता था। उन्होंने उससे पूछा, हाँ तुम्हारा नाम क्या है? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम निशा है, सर। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। अपनी पिछली लाइफ में जब वह फेमस थी, तब भी वो मेहनती और डाउन टू अर्थ टाइप की थी, तो अब की बात तो छोड़ ही दें। डायरेक्टर ने दोहराया, ठीक है, निशा। फिर उसने अपने बगल में किसी को पकड़ा और कहा, जाओ उसे जल्दी से रेडी करो। उसे जल्दी ही ड्रेस और कॉस्ट्यूम पहनाओ। निशा को जल्दी एक ड्रेसिंग रूम में लाया गया, जहां एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी उम्र 30 साल थी। वो गिरी जैसा लग सकता है, लेकिन वह अभी भी अपनी मर्दानगी की हवा रखने में कामयाब रहा था। जो निशा को मेकअप आर्टिस्ट के पास लाया था, उसने कहा, मिस्टर आहूजा, ये निशा है। वो लिटिल गोल्डन रेशम कीट का रोल निभा रही है। डायरेक्टर ने इसे जल्दी से रेडी करने को कहा है। मेकअप आर्टिस्ट ने निशा को चेक करने के लिए अपना सिर उठाया। उसने अपने होठों को साफ किया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे चेहरे के लिए तो सिर्फ पाउडर ही काफ़ी होगा। निशा ने शर्म से अपने चेहरे को छुआ और एक शब्द भी नहीं कहा, वह शांत खड़ी रही। वह एक शांत और वेल बिहेव वाले बच्चे की तरह थी जिसे पसंद ना करना लगभग मुश्किल था। वो कमल आहूजा को जानती थी, सच में, वह अपनी कैची जैसी जबान होने के बावजूद भी उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था। एक औरत की ब्यूटी के लिए उसकी एक अनूठी ही धारणा थी। ये शर्म की बात थी कि वह अभी तक दोस्त नहीं बने थे, उसने लगभग उसका नाम पुकार ही दिया था। सौभाग्य से वह अपनी जीभ को लड़खड़ाने से पहले उसने खुद को अच्छे से संभाल लिया था। कमल को वहां देखना उसके लिए हैरानी की बात थी। वह स्टंट डबल पार्ट के लिए अभी भी एक अनजान आर्टिस्ट द्वारा जल्दबाजी में किए गए मेकअप को उसने अभी भी लगा रखा था। खैर, सीन के पूरा होने के लिए उन्हें केवल उसकी पीठ और उसके फिगर की जरूरत थी, उसके चेहरे की नहीं। कमल ने कहा, यहाँ आओ। उसने अपनी उंगली टेढ़ी की और उसे इशारा किया जैसे कि वो एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला हो। कोई भी इससे ह्यूमिलेटेड महसूस कर सकता है, लेकिन निशा को नहीं हुआ। वो एक टाइम के लिए एक दूसरे के बहुत करीब थे, और निशा खुद की पिछली लाइफ के सबक से ज़्यादा मैच्योर और कम गुस्से वाली हो गई थी। कमल ने अपनी उंगलियों से निशा की ठुड्डी को उठा लिया। उसने उसके ही चेहरे को छूते हुए कहा, ये ठीक है। तुम्हारे पास कैमरा के लिए ही तैयार चेहरा है। आखिरकार यह इतना छोटा कैसे हो सकता है? उसने फिर अपने हाथ का कंपैरिजन उसके चेहरे से किया और कहा, रागिनी से भी छोटा चेहरा। आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी चापलूसी करेंगे या परेशान होंगे जब उनका कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन निशा ने पोलाइटली स्माइल की और तारीफ को बिना कुछ कहे खत्म कर दिया। कमल ने फिर से कहा, काफ़ी अच्छे फीचर है, आखिर जवानी ही सब कुछ है। उसने आईब्रो पेंसिल से निशा के चेहरे के फीचर को मापते हुए तारीफ करना जारी रखा। निशा ने अपने लास्ट लाइफ में इसी तरह की कई तारीफें सुनी थीं, जिनमें से कई खुद कमल की तरफ से आई थीं। कमल ने हमेशा कहा था कि निशा एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसे तैयार करना आसान था। वह एक्टिंग के लिए ही पैदा हुई थी। उसका छोटा चेहरा, उसका कद, उसकी पूरी स्किन, इन सभी ने उसकी कैपेसिटी में बढ़ोतरी की थी। कमल को अचानक इंस्पिरेशन मिली और उसने सोचा, एक अच्छा, लिटिल गोल्डन रेशम का कीड़ा है ना? गोल्डन रेशम कीट परी बनाने की कोशिश के बारे में क्या ख्याल है? उसने जल्दी से अलग अलग साइज के ब्रश पकड़ लिए और निशा के चेहरे पर मेकअप लगाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद वह अपनी छाती पर अपनी बाहों को रखते हुए पीछे हट गया और बोला, परफेक्ट। निशा ने अपना चेहरा थोड़ा बगल में घुमाया। ड्रेसर के ऊपर लाइट का एक सर्कल था, जो उसके रिफ्लेक्शन को पीली, डायमंड की चमक की तरह सजा रहा था। आईने में दिख रही लड़की की आंखों में चमक थी और उसके दांत सफ़ेद थे। अपनी जवानी को देखते हुए उसके लाल होंठ थोड़े ऊपर को उठे। उसकी आंखों में चमक थी,
उसके बालों को 2 बन में बांधा गया था जिसकी दोनों साइड 2 घंटियां भी लटकी हुई थी, जो सिर को हिलाने से झूम उठती थी। उसने कमल को प्रणाम करते हुए कहा, थैंक्स। कमल ने अपनी ठुड्डी को हिलाया और मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिल सकते हैं। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि हम फिर से मिलेंगे। अंदर ही अंदर मन में वह फुसफुसाए, हम मिलेंगे क्योंकि हम फ्यूचर में दोस्त बनने जा रहे हैं। जब वह बाहर गई तो उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी। उसने अपने सिर पर चमकते सफ़ेद सूरज को देखा। वह अभी भी सूरज को घूरना चाहती थी, भले ही वह अंधी क्यों ना हो जाए। धूप में रहना वाकई में अच्छा था। डायरेक्टर ने उसे देखते ही कहा, तुम। वह हैरान रह गया और मन में सोचा, कितना सुंदर गोल्डन रेशम का कीड़ा है। क्या वह मैन लीड पर भारी पड़ेगी? अगर वह पहले से ही अच्छी दिख रही थी तो मेकअप के साथ तो उसका मुकाबला करना और भी मुश्किल था। निशा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने आंखें झपकाते हुए कहा, डायरेक्टर, क्या कुछ गड़बड़ है? डायरेक्टर ने कहा, गुड। उनकी आंखें चमक उठीं। लिटिल गोल्डन रेशम का कीड़ा उसकी एक्सपेक्टेशन से परे था। वो एक सिंपल दिखने वाली एक्ट्रेस को पहली बार कोशिश करने देने के लिए तैयार थे। यह एक सिंपल स्पोर्टिंग रोल था, लेकिन कौन जानता था कि वह इतना भाग्यशाली होगा। हालांकि यह एक सुंदर एक्ट्रेस थी, एक सुंदर एक्ट्रेस एक डल से तो बेटर थी। डायरेक्टर ने निशा के साथ रोल के बारे में बात करते हुए कहा, यह आसान है, सच में। अगर तुम कुछ भी नहीं बोलती हो तो भी कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि यह केवल कुछ ही शॉट हैं। तुम्हें बस अपना चेहरा दिखाने की ज़रूरत है और बाकी को प्रोडक्शन पर पोस्ट करने के लिए छोड़ा जा सकता है। निशा ने डायरेक्टर की बात ध्यान से सुनी और ज़रूरत पड़ने पर नोट्स बना लिए। उसने कोई ना या रोल के लिए अपनी भावना नहीं दिखाई और न ही डायरेक्टर ने अगले सीन को सेटअप करने के लिए ट्रांसफ़र करने से पहले उससे बहुत कुछ कहा। निशा की प्रेजेंट पूरी तरह से सूटेबल थी। अगर वह सूटेबल नहीं भी थी तो भी उससे एक टेस्ट शॉट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। वह काफ़ी अच्छी होगी, भले ही उसके पास सब कुछ हो। रागिनी ने अपने एजेंट से पूछा, लिटिल गोल्डन रेशम कीट के लिए एक नई एक्ट्रेस मिली है। उसने अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ा दी। हालांकि उसके ये कुछ ही सीन थे, फिर भी वह उसके अपोजिट साइड खेल रही होगी। यह इनोइंग होगा यदि उसे अपना कीमती टाइम किसी ऐसे पर बर्बाद करना पड़े। रागिनी के एजेंट ने कहा, हाँ, उन्होंने इसे बदल दिया। उसने बाहर की ओर एक नज़र डाली और कहा, चिंता मत करो, मैंने डायरेक्टर के साथ इस पर बात की है। नन्हे गोल्डन रेशम के कीट के सीन को खूब बखूबी से काटा गया है। उसके पास बहुत कम ही लाइंस बची हैं और नई एक्ट्रेस एक न्यूकमर है। ओह, वही जिसने तुम्हारा स्टंट डबल किया है। वो लास्ट टाइम में कास्ट की गई है। तुम हमेशा उसे हर किसी भी मामले में मात दोगी। रागिनी ने अपने सुंदर लाल होठों को झुका लिया और कहा, और क्या यह मुझे खुश करने वाला है? वो कोई भी नहीं है। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो मुझे पीछे नहीं हटाती।